हेलो 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 एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बिल्कुल मौज में हो। आइए करते हैं लेक्चर नंबर 3 की शुरुआत। आज हम लोगों को देखना है डिफरैक्शन। लेकिन डिफरैक्शन के पहले लास्ट डिस्कशन का एक छोटा सा हिस्सा जो मैं नहीं खत्म करवा पाया था पिछले सेशन में, वो मैं वहीं से शुरुआत कर रहा हूं। हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रूफ। मैंने आपको कहा था कि आप देख के आना। कितने लोग देख के आए हैं? कितने लोगों ने लास्ट सेशन में इस बात पे ध्यान दिया? मैंने लेक्चर की शुरुआत में कहा था कि अलॉन्ग विथ वाईडीएसी हम लोग बातें करेंगे प्रूफ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू हाइगन्स प्रिंसिपल, और वो हो नहीं पाया था। तो कितने लोगों ने इस बारे में सेल्फ एफर्ट्स दिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर दिया तो अपना नाम ज़रूर बताना। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि किस लेवल के सिंसियर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इस बैच में। चलिए, तो पहले मैं आपको बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ, फिर रिफ्लेक्शन का, है ना, क्योंकि वो बहुत एक स्टेप में हो जाएगा। अगर आपने रिफ्रैक्शन समझ लिया, फंडा समझ लिया मैं क्या कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। तो हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं? हाइगन्स प्रिंसिपल के द्वारा वी आर ट्राइंग टू प्रूव लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको पता है मैंने कुल मिला के काउंट की सीबीएसई में, आपके सिलेबस में 72 डेरिवेशंस हैं, छोटी बड़ी सब मिला के 72। डिलीटेड पोर्शन को हटा दिया, चार मैंने पहले 76 कही थी, चार हट गई उनमें से 72 डेरिवेशंस हैं। याद रहेंगे एक साथ सारी? कितने लोग ऐसे जिनको सारी याद है? सोचना है इसके बारे में। बस इसीलिए मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि हमको जल्द से जल्द शुरुआत करनी है डेरिवेशन सेशंस की, है ना। चलिए, तो ये आपके सामने एक डेंसर मीडियम है, ऊपर एक रेयरर मीडियम है, लिख देता हूं मैं। ये क्या है? ये रेयरर मीडियम है, RARER। ये डेंसर मीडियम है, DNSR। ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिख दीजिए कुछ μ1, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख दीजिए कुछ μ2। ओके। अब क्या हो रहा है कि लाइट आ रही है, देखो ये रोशनी आई, ये रोशनी आई, निकली, ठीक है। ऐसी कुछ बहुत सारी पैरेलल रेज निकली लाइट की। एक रे तो निकली नहीं होगी ना, कई सारी रेज निकली होंगी, आई और यहाँ पे टकराई। इसी के पैरेलल और भी कुछ रेज निकली थी। जिस समय पे जिस समय पे जिस क्षण पे जिस क्षण पे पहली रे सरफेस पे टकरा चुकी थी, उस मोमेंट पे दूसरी रे इस लोकेशन पे दिख रही है। क्या कहा मैंने? जिस मोमेंट पे ये दोनों रेज निकली, अनंत से आ रही हैं, आई 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 खचाक, स्टैच्यू बोल दो, स्टैच्यू। आपने इसको बोल दिया स्टैच्यू। पहली रे यहां पे रुक गई, दूसरी रे यहां पे रुकी है। पहली रे इस जगह पे रुकी हुई है, दूसरी रे उस जगह पे रुकी हुई है। आपने इसको पॉज कर दिया, आपने इसको पॉज कर दिया, बहुत बढ़िया। अब जो पहली वाली रे है, पहली वाली जो रे है, वो क्या करेगी? वो कहां जाएगी? वो जाएगी डेंसर मीडियम में। और हमको मालूम है कि रेयरर से डेंसर जब लाइट जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है। और दूसरी रे क्या करेगी? दूसरी रे क्या करेगी? सेम मीडियम में अपना पाथ कंटिन्यू करेगी इस लोकेशन तक। बस हम लोग उस क्षण की बात कर रहे हैं जब जब नाम दे देते हैं इसका, सीता गीता, ठीक है। दो बहनें, दो पैरेलल रेज, रे नंबर 1, रे नंबर 2। जब रे नंबर 2 पॉइंट, इस पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए डैश, पॉइंट ए डैश से उठ के बी डैश तक आई, पॉइंट ए डैश से उठ के बी डैश तक, ठीक है। उतनी देर में रे नंबर 1 कहां तक चली? फिर से बोल रहा हूं, दोनों रेज निकली, पहली रे आके सरफेस पे स्ट्राइक करी, उसी मोमेंट पे आपने दूसरी रे का लोकेशन देखा। तो दूसरी रे आपको किसी पॉइंट पे दिख रही थी। कुछ समय बाद पहली रे डेंसर मीडियम में घुस गई, दूसरी रे रेयरर मीडियम में चल रही है, आगे गई और डेंसर पे टकराई। उतने समय में, उस टाइम में, लेट्स कॉल टाइम एज टी टाइम में, इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। बस इसी की चर्चा करनी है, इसी ही की चर्चा हमको करनी है, ठीक है।
तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ। यहाँ बना देता हूँ, जगह पे प्रूफ हो जाएगा पूरा। ध्यान से देखना सभी लोग। रे नंबर 1, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। रे नंबर 2 आपको यहाँ दिख रही थी, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, बहुत बढ़िया। रे नंबर 1, ओके। रे नंबर 2 कर्ण पे आपको यहाँ दिख रही है, किसी पे आपको यहाँ दिख रही है। बस आपने बोल दिया पॉज, पॉज, आपने बोला पॉज, दोनों हो गई पॉज। बड़ी आज्ञाकारी हैं दोनों, है ना। गीता दोनों ही बहुत आज्ञाकारी हैं। जैसे ही आपने बोला रुक जा, तुरंत रुक गई। अब ये जो रे नंबर 1 है, ये रेयरर से डेंसर जा रही है, तो कहाँ शिफ्ट होगी? ये शिफ्ट होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, और ये आपने दिखा दी नॉर्मल, ये आपने दिखा, बहुत बढ़िया, बहुत ही। अरे अरे अरे, ये शिफ्ट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत 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 बहुत। अब ये जो एंगल है, इसको आपने कह दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जी कह दिया। ये जो एंगल है, इसको आपने कह दिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जी कह दिया, कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया। अब जितने समय में रे नंबर 2, रे नंबर 2 पॉइंट नंबर, कुछ नाम दे देते हैं इसका, क्या नाम, क्या नामीकरण किया आपने? ए, क्या नामीकरण किया है? ए डैश, बी डैश। जितनी देर में रे नंबर 2 ए डैश से उठ के बी डैश आई, कितने टाइम में? टी टाइम में, टी टाइम में, है ना। इसको टाइम कितना लगा? इसको टी टाइम लगा। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस यानी ए डैश बी डैश इक्वल्स टू स्पीड। अब अगर अब अगर मैं मीडियम नंबर 1 की बात करूं, तो उसमें स्पीड कुछ v1 कह देते हैं। मीडियम नंबर 2 में स्पीड v2 लिख देंगे, तो मैंने लिख दिया v1 टू टी। इस बात पे किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस 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 इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनटू, क्लियर। इतनी देर में, इतनी देर में ये जो है, ये रे नंबर 1, ये ए से किसी पॉइंट तक गई, किस पॉइंट तक गई? कुछ बी पॉइंट तक गई, हमें नहीं पता कहां तक गई, बी पॉइंट तक गई। कहां तक गई? बी पॉइंट तक गई। तो मैंने ये मार्क कर दिया बी, लेट्स से दिस पॉइंट इज बी। क्या पॉइंट है ये? पॉइंट है बी। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी को आप लिख सकते हैं, ए बी को आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड v2 इंटू टाइम। के लिए भी कितना टाइम लग रहा है? इसके लिए भी टी टाइम लग रहा है, इसके लिए भी टी टाइम लग रहा है। लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, इतनी बात मान ली मैंने। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यदि मैं एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉप कर दूं ऐसे, यदि मैं एक परपेंडिकुलर इस लाइन पे ड्रॉप कर दूं कुछ, ये एंगल अगर आर है तो ये 90 माइनस आर बन गया। सब लोग, ये आर है तो ये इतना एंगल 90 माइनस आर बन गया। ये एंगल आर है तो ये 90 माइनस आर बन गया। और ये 90 है तो क्या ये एंगल भी आर बन गया? सभी लोग, समर्थन है सभी का? ये देखो, एक छोटा सा एंगल आर, देख लो सभी लोग। ये जो एंगल है ना, ये आर है, ये सफ़ेद वाले को जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये टोटल 90 है। तो ये जो पीला बनाया है 90 माइनस आर है, 90 माइनस आर, और ये फिर से 90 परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना मैंने, तो ये वापस आर। हाँ या ना? यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये आर, ये 90 माइनस, ये 90 आपने ड्रॉप किया इधर, तो ये वापस से आर। ऐसा कह रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। चलिए, ये आई, ये एंगल आई, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये पूरा भी 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन गया? इतना एंगल, ये 90 माइनस आई बन गया। बन गया 90 माइनस आई, बिल्कुल बन गया।
और ये टोटल 90 है, तो ये एंगल कितना बन गया, ये एंगल फिर से आई बन गया। बस आई और आर अगर आपने लोकेट कर दिया तो पूरा काम आपका हो गया। ध्यान से देख लो, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या किया है आपने। फिर से देखो, ये दोनों रेज यहाँ पे खड़ी थी, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये वाइट लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है, ये वाइट लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है। इस एंगल को आपने आई कह दी, तो ये 90 माइनस आई बन गया, ये 90 माइनस आई बन गया, और ये पूरा 90 है तो ये वापस से आई बन गया। आई 90 माइनस आई आई, आई 90 माइनस आई, आई 90 आई आई। ठीक है, आर 90, 90 माइनस आर। ठीक है इतनी बात, ठीक है इतनी बात सभी लोग, है ना? बहुत बढ़िया। तो मैं साइन आई अपॉन साइन आर को क्या लिख सकता, मैं डायरेक्टली साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर को क्या लिख सकते, तो स्नेल्स लॉ प्रूव करना चाह रहे हैं ना। साइन आई को आप लोग लिख सकते हो साइन इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए बी अपॉन ए बी डैश। साइन आई को हम लोग लिख सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाई ए बी डैश होल डिवाइडेड बाय साइन आर। साइन आर को क्या लिख दोगे, साइन आर को लिख दोगे अपोजिट, यानी ए बी, सॉरी ऊपर ए डैश, ऊपर ए डैश, सॉरी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी डैश, सॉरी अपोजिट ए डैश बी डैश अपॉन हाइपोटेनियस। अगर देखने में दिक्कत जा रही है तो इस ट्रायंगल को ऐसा बना लो, बताता हूँ मैं, 90 डिग्री इधर छुप के बैठा हुआ है इसलिए 90। तो क्या बोल रहा हूँ यार, ये इमेजिन कर लो, ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिया इधर, ये वही ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एंगल आई है, तो ये अपोजिट है, अपोजिट कौन है, ए डैश बी डैश, और बेस कौन है, ये बेस है, ये बेस है, और ये हाइपोटीनियस है। क्यों, हाइपोटीनियस कौन होता है, 90 के सामने वाला, तो ये हाइपोटीनियस है ना। और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ए डैश बी डैश अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपने बता दिया ए बी डैश, ए बी डैश। साइन आर, आर के लिए अपोजिट है ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस जो कि है ए बी डैश, जो कि है ए बी डैश। तो ये ए बी डैश मर गए, ए बी डैश मर गए, तो ये क्या बच गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए डैश बी डैश को आपने लिखा है V1T और ए बी को आपने लिखा है V2T, तो बस यही वैल्यूज तो हम लोग उठा के रखने वाले हैं, यही वैल्यूज तो उठा के, अरे बस यही वैल्यूज तो उठा के क्या करना है, रखना है, तो रख दो। तो टी 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 टाटा, टी टी गए, कट गए, V1 अपॉन V2, अरे रे 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 रे, V1 अपॉन V2 को हम क्या लिख सकते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा कुछ याद आ रहा है, क्यों, वो क्यों याद आ रहा है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपने सिखाया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है C/V। ओ हो, तो V1/V2 को μ2/μ1 लिख सकते हैं क्या, तो इसको हमने μ2/μ1 लिख दिया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्या लिखा यहाँ पे, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं डिस्कशन। मैंने आपसे ये कहा कि बेटा जो म्यू होता है वो होता है C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये होता है म्यू ऑफ मीडियम, ये C स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो μ2/1 को, जिसको आप μ2/μ1 लिखते हैं, उसको आप लोग V1/V2 लिख सकते हो इस लॉजिक से। वी नो दिस, इजंट इट।
यस वी नो दिस। तो इस ज्ञान को हमने उपयोग में लिया और हमने कहा कि भाई साहब साइन आई बटा साइन आर जो है ये क्या है, ये है, ये कितना है, ये है v1/v2, ये है v1/v2 जिसको आपने लिख दिया μ2/μ1। इस बात को मैंने कंबाइन कर दी, बात को हमने μ1 इधर मल्टीप्लाई कर दो, एक्सप्रेशन क्या दिखने लगेगा, एक्सप्रेशन ऐसा दिखने लगेगा μ1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आई इक्वल्स टू μ2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एंगल आर, जिसमें हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, μ1 जो है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का जहां से लाइट आ रही है, μ2 जो है वो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। देखो इसी को आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लाइट जा रही है। v को आप लोग f टाइम्स ऑफ लैम्डा भी लिख सकते हो। हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, तो यही एक्सप्रेशन लैम्डा के टर्म्स में भी आ गया, यही एक्सप्रेशन आपको लैम्डा के टर्म्स में भी देखने को मिल गया। कहीं कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई शक का कारण किसी को भी है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर, ये बात आपने बता दी। और हाँ फिर उसके बाद ये बेसिकली बात क्या है, ये बात ऐसी है कि अगर एक मीडियम है आ रही है, क्या रही है, आ रही है एयर मीडियम आ रही है, आपने कहा आर, ये आपने कहा डी, लाइट आई रेयर से स्ट्राइक हुई किसी एंगल पे और निकल गई किसी एंगल, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई स्केल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये लॉ है जो कि आपने अभी अभी प्रूव किया। आई होप कि ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से आपको क्लियर, तो लिख लीजिए। मेन ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये थी कि हमने ट्राइंगल्स किस तरह से कंपेयर किए और डिस्टेंस इक्वल टू टाइम दो मीडियम्स के लिए हम लोगों ने लगाया है, ठीक है, क्लियर है? हुँ? चलो तो इसी बात पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी प्रूव कर देते हैं, बहुत ही आसान है। या तो मैं आपको हिंट देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, कमेंट में बताना हुआ कि नहीं प्रूव, ना हो तो बताना, एक बता दूंगा, है ना। चलो मैं पहले हिंट देता हूँ आपको कि रिफ्लेक्शन में करना क्या है। देखिए हम प्रूव करना चाह रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू हाइगन प्रिंसिपल। अब ये रही एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रही एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ओके, ये नॉर्मल हमने पहले से बना के रख दी। कुछ सेट ऑफ रेज हम भेज रहे हैं, ये भेजी हमने कुछ सेट ऑफ रेज, देखो जरा ये रेज आई और यहाँ टकराई, कुछ सेट ऑफ रेज भेजी हैं, ठीक है, कुछ सेट ऑफ जो आ रही हैं और टकरा रही हैं, ठीक, वही बात, ये दो बहनें आई सीता गीता, हमने बोला बेटियों स्टैच्यू, दोनों रुक गई, दोनों रुक गई, जिस मोमेंट पे ये टकराई उस मोमेंट पे हमने इनको रोक दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने से, से ऐसे से ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, है ना। अब उसके बाद हमने बोला स्टैच्यू ओवर, ये आगे बढ़ेंगी, ये आगे बढ़ेंगी, बड़ी आज्ञाकारी हैं, जब तक बोला चुपचाप खड़ी रहो तब तक खड़ी रही, अब ये आगे बढ़ी और आगे जाके, ठीक है,
ये जो गीता है, तब रे नंबर 2 है, वो आगे गई और जाके टकराई। नामीकरण कर देते हैं पहले। ये पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ ए। पॉइंट का नाम मैंने दे ए। पॉइंट का नाम मैंने दे दिया बी। ओके 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 ओके। बी से ये गया और जाके टकराई सीता, गीता गई और जाके टकराई सी तक। ठीक है, कितने समय में? टी टाइम में। टी टाइम में गई और जाके टकराई, वो समय लग रहा है। उतनी ही देर में, उतनी ही देर में, उतनी ही देर में जो सीता है, मतलब रे नंबर 1 है, वो रिफ्लेक्ट हुई किसी एंगल पे, हमको नहीं पता किस एंगल पे हुई, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हुई और वो आगे बढ़ी 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 और वो आगे बढ़ी, है ना? और वो आगे बढ़ी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी जितनी डिस्टेंस गीता ट्रैवल करेगी, उतनी ही डिस्टेंस सीता को भी ट्रैवल करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एयर में हैं, दोनों एयर में हैं और दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हैं, दोनों एयर में हैं और दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हैं, दोनों एयर में हैं और दोनों स्पीड ऑफ लाइट से चल रही हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने ये कहा कि रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 2 जितनी देर में बी से सी तक पहुंचेगी, उतनी देर में, उतनी देर में रे नंबर 1 को ए से ए डैश तक पहुंचना पड़ेगा। अब संजोग वाली बात ये, साहब वाह क्या हो गए, इतनी देर में हमारी बिटिया गीता बी से, उतनी देर में आपकी बिटिया ए से कहीं ए डैश तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बिटिया जो है, दोनों सेम स्पीड से चल रही हैं, स्पीड ऑफ लाइट से, तो टी टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगी। तो आपने बोला ए रे नंबर 1 and the ray number 2 travel same distance in a given time t। ओके, और वो डिस्टेंस आपने कह दिया कि जो ए डैश डिस्टेंस है, वो बराबर होना चाहिए बी सी डिस्टेंस। ए डैश डिस्टेंस जो है, वो बराबर होना चाहिए बी टू सी डिस्टेंस। ए डैश का जो डिस्टेंस है, वो बराबर होना चाहिए बी टू सी डिस्टेंस, बिल्कुल होना चाहिए। चलिए जी, बढ़िए लोग है साहब, देखिए हमको तो मजा आ गया। अब देखो जरा, प्रूव क्या करना था उस पर तो फोकस कर ले, ये तो भूल ही गए हम लोग के प्रूव क्या करना था। अरे हमको प्रूव करना था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होता है? वो भाई साहब ये होता है, वो ये होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या प्रूव करना? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो दो एंगल बना रहा हूँ मैं नीले नीले, वो ये प्रूव करना है कि दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। ओ हो ओ हो। कैसे? कैसे प्रूव करें? नहीं पता, नहीं पता हमको। कैसे प्रूव करें नहीं पता, नहीं समझ आ रहा, कैसे प्रूव करें? कोई बात नहीं, दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, दो ट्राइंगल ले लेते हैं भैया, दो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो में बड़ी दिक्कत, बड़े नाटक, बहुत ड्रामाबाज है, लाइक दिस। तो ट्राइंगल ऑलमोस्ट, एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया, डैश डैश। ओ देखो बेटा, एक ट्राइंगल मैंने बना दिया आपके सामने, कौन सा? ये ए डैश सी। नामीकरण कर देता हूँ यहाँ पे ए,
ए डैश सी, और ये एंगल बना दिया आपने 90 डिग्री, बना दिया ये बड़ा। और दूसरा ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल मैंने कौन सा ले लिया, ए बी सी, ए बी थोड़ा सा है, देखो ए बी, पॉइंट का नाम मैंने दे ए बी, ये पॉइंट सी, यहाँ पे ये पॉइंट ए डैश, ठीक है। अब देखो दोनों में ए सी सेम एंगल 90 डिग्री। ओ हो, एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, ए डैश इक्वल टू बी सी, ए डैश ए डैश इक्वल्स टू बी सी। हाय 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 हाय, बचा ही क्या फिर तो इसमें, अरे बचा ही क्या इसमें, बचा ही क्या फिर तो इसमें, फिर तो आपने सीधी बात ये कह दी, फिर तो आपने सीधी सीधी बात यही कह दी कि ये जो एंगल है बी सी ए, ये जो एंगल है, ये एंगल देखो, ये दोनों साइड्स बराबर है, इतना तो हमको ज्योमेट्री आती है। बी सी को ए डैश और ए के बराबर कह दिया, ए सी बराबर दिख रही है हमको, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है ये आपस में बराबर होने चाहिए, ये जो ऑरेंज एंगल मैंने मार्क कर दिया आपस में बराबर होने चाहिए। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, फ्रॉम similar triangles we can say that angle BCA must be equal to angle A dash AC, कह सकते हैं क्या, BCA इक्वल टू A डैश AC कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर ये बात आपने कह दी, BCA को A डैश AC के बराबर आपने अगर कह दिया, तो फिर बचा ही क्या जीवन में, तो फिर बचा ही क्या जीवन में, इसका मतलब आपने ये कह दिया कि ये जो एंगल है, ये यदि थीटा है, ये यदि थीटा है, बी सी ए यदि थीटा है, तो ए डैश ए सी, ये जो इतना जो एंगल आपको दिख रहा है दूसरे ट्रायंगल का है मेरे भाई, है ना, ये ट्रायंगल मत देख लेना, ये एंगल भी थीटा है, ठीक है, आपने इन दोनों को थीटा थीटा कह दिया, थीटा थीटा कह दिया। अब सुनिए जरा ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये यदि थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा बचा, तो ये भी कितना बचा, ये 90 माइनस थीटा बचा। और ये दोनों हैं क्या, ये जो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा दिख रहे हैं, ये आखिरकार हैं क्या, ये तो आई और आर हैं, ये तो आई और आर हैं, अरे यही तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और यही तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, रिफ्लेक्शन आर है, हाँ या ना। पैरेलल लाइंस थीटा थीटा 90 माइनस थीटा थीटा, इतना पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों आपस में बराबर हैं। तो आपने यहाँ से ये कह दिया, यहाँ से आपने ये कह दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 minus theta, angle of reflection 90 minus theta, that means hence prove हो गया कि angle of incidence equals to angle of reflection, angle of incidence equals to angle of reflection, ये बात हो गई है hence proved। बोलो गुरु इतनी बात ठीक है, ये हमने हाइगन प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करके दिखा दी, नोट कर लीजिए तेज रफ्तार में। चलो इतनी बात डन है। आइए फिर चर्चा बढ़ाते हैं आगे, डिस्कशन बढ़ा देते हैं आगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं डिफ्रैक्शन की। डिफ्रैक्शन की शुरुआत करने के पहले एक जनरल डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूँगा। देखो आज के पहले आज मतलब कल के लेक्चर के पहले आपके दिमाग में एक कॉमन कॉन्सेप्ट क्या था, आपके दिमाग में एक कॉमन कॉन्सेप्ट ये था कि रोशनी बहुत ही सीधी है, लाइट बहुत सीधी है और सीधी सीधी ही चलती है, ऐसा हमको पता था, है ना।
लेकिन कल आपको ये पता चला कि भैया स्लिट विलिट आ जाए तो उस पे से वो बेंड हो सकती है, छोटा ऑब्स्टेकल आ जाए तो वहाँ से बेंड हो सकती है। ये बात मैंने आपको बताई थी। कल के लेक्चर में हमने ये चर्चा की कि हम मानते थे कि लाइट बहुत सीधी, लेकिन लाइट उतनी सीधी नहीं है। और एक डिस्कशन कल ये भी था, कल मेरा आपसे एक सवाल ये भी था, यदि ये डबल स्लिट्स हैं, यदि ये डबल स्लिट्स हैं, यदि ये 2 स्लिट्स हैं और आपने लाइट भेजी है इसके सामने से, इसके सामने एक सोर्स था ना, और यहाँ पे से अगर लाइट आ रही है तो लाइट कैसी आती है? लाइट तो सीधी सीधी आती है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये जो लाइट्स आ रही हैं, ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये जो लाइट रेज आपके सामने रखी हुई हैं, ये जो लाइट रेज आपके सामने दिख रही हैं, ये क्या करेंगी? ये गुजरेंगी। कहाँ से गुजरेंगी? दोनों स्लिट से गुजरेंगी। ये लाइट रेज क्या करेंगी? गुजरेंगी। कहाँ से गुजरेंगी? दोनों स्लिट्स। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखिए ये लाइट है, ये लाइट रेज है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड क्या था हमको एक्सपेक्टेड ये था कि लाइट जो है बड़ी सीधी है, रोशनी जो है वो बड़ी सीधी है, सीधी सीधी निकलेगी, है ना, सीधी सीधी निकलनी चाहिए। ये दोनों स्लिट्स में से हमने ये एक्सपेक्ट किया कि लाइट जो है वो सीधी सीधी निकलनी चाहिए, और ये जो 2 हिस्से हैं, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये यहाँ से निकल जाएगी, मतलब सामने एक ब्राइट बनेगा, सामने एक ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा, बिल्कुल सामने लाइट दिखेगी, यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट दिखेगा, यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट दिखेगा। ऐसा एक्सपेक्टेड था, ऐसा एक्सपेक्टेड था कि लाइट तो जो है वो बड़ी सीधी है, और सिर्फ यहाँ पे 2 ब्राइट स्पॉट्स दिखने चाहिए, ऐसा हमको लगा था कि यहाँ पे ब्राइट दिखेगा, यहाँ पे ब्राइट दिखेगा, और बीच का पूरा रीजन डार्क दिखना चाहिए, ऐसा हमें लगा। लेकिन ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, हुआ इसका उलट, कि लाइट जो है यहाँ पे से ये इनके वेवलेट्स बने, लाइट्स ने एंड्स पे से क्या किया? बिखर गई, इंटरफेरेंस हुआ, और उस इंटरफेरेंस का पैटर्न सामने आपने स्क्रीन पे देखा, जो कैसा दिखा आपको? जो आपको ऐसा ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न दिखा, आपको इस प्रकार से ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क का पैटर्न देखने को मिला, बिल्कुल देखने को, ठीक है। ये है पैटर्न ऑफ YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब हमने ये कहा, इसके बाद हमने ये कहा कि यार लाइट जो है ना, लाइट जो है ये उसके बराबर अगर साइज का, उसकी वेवलेंथ के कंपैरेबल साइज का कोई ऑब्स्टेकल मिले तो वहां से बिखर भी सकती है, वहां से बिखर भी सकती है। जैसे ये देखिए, ये लाइट निकली, ये लाइट निकली। अब मान लो कि यहाँ पे अगर आपने एक सोर्स लगा दिया S, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, और ये इतना ओपेक ऑब्स्टेकल है कोई, मतलब ये दीवार है ना, ये आपने पैक कर दिया इतना हिस्सा। सामने क्या एक्सपेक्ट किया करेंगे हम लोग? सामने हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं, सामने हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, हमको लग ऐसा रहा है कि बिल्कुल 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 इतने हिस्से में, मतलब इतने हिस्से के ऊपर लाइट होनी चाहिए और इसके नीचे अंधेरा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है हमको, ऐसा हम सोच रहे हैं कि इतने हिस्से के ऊपर ब्राइट होना चाहिए, पूरी बिल्कुल मस्त तरीके से लाइट दिखनी चाहिए, और नीचे जो है डार्क दिखना चाहिए। ये क्या है? ये ओपेक ऑब्स्टेकल है। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ? ऐसा हुआ कि लाइट जब इस एज से निकली, तो लाइट, पता है, लाइट इस एज से डिफ्रैक्ट हुई, बिखरी, और यहां से निकले नए वेवलेट्स, यहां से निकले नए वेवलेट्स, जिनका सामने हुआ इंटरफेरेंस, जिनका सामने हुआ इंटरफेरेंस, और जिनके कारण हमको कुछ पैटर्न, कुछ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को, कुछ ब्राइट डार्क फ्रिंजेस देखने को। यह कहलाता है डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल ऑब्स्टेकल, सिंगल स्लिट। ये प्रक्रिया है डिफ्रैक्शन। यहां पे से लाइट बिखरी और सामने आपको एक पैटर्न देखने को मिला। अब इसी को हम लोग प्रॉपरली करते हैं, इसी बात को, इसी फंडे को हम लोग प्रॉपरली समझते हैं। क्या होने वाला है? कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है कि जो डिफ्रैक्शन है, कैसे डिफाइन करेंगे?
बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम अ शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और एपर्चर, और एपर्चर कहां से बेंडिंग हो रही है लाइट की? एक शार्प एज ऑफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और एपर्चर, या तो ओपेक ऑब्स्टेकल हो या तो एपर्चर हो, वहां पे से लाइट की क्या होनी है? बेंडिंग होनी है। एंड इट्स स्प्रेडिंग इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफाइंड एज डिफ्रैक्शन। एक तो उसकी बेंडिंग हुई, और उसकी स्प्रेडिंग हुई ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में, मतलब जिस रीजन में उसकी शैडो बननी चाहिए थी, जिस रीजन में, जैसे ये ओपेक ऑब्स्टेकल है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सामने पूरी शैडो बननी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये हरी लाइंस के बीच में पूरा जो है, ग्रीन लाइंस के बीच में पूरा क्या बनना चाहिए? शैडो बननी चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट एजेस से बेंड हुई और आपको बीच में कुछ पैटर्न देखने को मिला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख दी आपने। Deviation of light from its rectilinear propagation tendency is defined as diffraction of light. लाइट जो है वो अपनी सीधे सीधे चलने की प्रवृत्ति को छोड़ के आड़ी तिरछी जाएगी। मतलब जैसे देखो, ये एज है, देख रहे हैं आप लोग, ये एज है, ये पूरी एज है, और ये पूरा ओपेक ऑब्स्टेकल है। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, जो इस येलो लाइन के ऊपर का हिस्सा है, यहां पे तो कोई लाइट नहीं जानी चाहिए, यहां पे तो कोई लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी एज पे से बेंड होके लाइट चली गई इधर, और आपको देखने को मिला एक पैटर्न। किस रीजन में? ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में। किस रीजन में? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में। ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलिए तो चर्चा बढ़ा देते हैं आगे, बातें बढ़ाते हैं आगे। किन्होंने बताया था इसके बारे में? ग्रिमेल्डी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया फ्रेस्नेल भाई साहब ने। डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ वेव, मींस मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हर तरह की वेव डिफ्रैक्शन शो करती है। लाइट का डिफ्रैक्शन आम जिंदगी में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि एक बात मैंने ये कही आपसे कि जो लाइट की वेवलेंथ है उसके कंपैरेबल ऑब्स्टेकल होना चाहिए। तो भाई साहब पॉइंट ये है कि उसके कंपैरेबल ऑब्स्टेकल लाओगे कहां से? लाइट की वेवलेंथ बहुत 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 छोटी होती है, उसके कंपैरेबल ऑब्स्टेकल आप ले आओ, उसके साइज का ऑब्स्टेकल ले आओ, तो आपको डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग बात करो साउंड की, तो साउंड की वेवलेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और उसके साइज के ऑब्स्टेकल्स हमारे आसपास अवेलेबल हैं, तो साउंड का डिफ्रैक्शन हम लोग देख पाते हैं, सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं इजीली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशन ऑफ डिफ्रैक्शन क्या कह दिया हमने? दो फैक्टर्स हैं। पहला है साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, या तो उसका एपर्चर, जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज या उसका एपर्चर। ओके, और जो लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है वो कंपैरेबल होनी चाहिए साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल के। जो वेवलेंथ है वो कंपैरेबल होनी चाहिए साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल के। यदि ऑब्स्टेकल का साइज बहुत ज्यादा है उसकी वेवलेंथ से, तो कोई आपको डिफ्रैक्शन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हम लोगों ने अभी तक लेंस, मिरर, इस सब में किया है। ठीक है, चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे, डिस्कशन बढ़ा दिया जाए आगे। हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ सिंगल स्लिट। पहले मैं चित्र बना के दिखाता हूं आपको, फिर करते हैं आगे की चर्चा। ठीक है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं चित्र, फिर करेंगे आगे की चर्चा। आपके पास एक स्लिट है और जो बहुत 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 छोटी है। आपके पास एक स्लिट है जो बेहद
छोटी है और ये यहाँ से लाइट्स निकल रही हैं, सुनना, लाइट रेज आ रही हैं, सामने बना देते हैं स्क्रीन, सामने बना देते हैं स्क्रीन, सामने हमने बना दी स्क्रीन, सामने आपने दिखा दी स्क्रीन, बहुत बढ़िया। ये निकल रही है लाइट रेज, ये आ रही है लाइट रेज, ये हर जगह से लाइट रेज आ रही हैं। कुछ रेज इस रीजन से निकली, कुछ रेज इस रीजन से निकली, और जो बिल्कुल सामने से आ रही हैं वो तो अनडीविएटेड, सीधे सीधे बिना बेंडिंग के निकल गई, अनडीविएटेड बिना बेंडिंग के निकल गई। अब लाइट के साथ क्या हुआ कि एक यहां पे बेंडिंग हुई है लाइट की, एक यहां पे बेंडिंग हुई है लाइट की। ये मैं क्या बना रहा हूं, ये मैं वेवलेट्स बना रहा हूं। और रे कैसे ट्रैवल करती है, वेवलेट के परपेंडिकुलर। सारी थ्योरी मैंने एक एक पॉइंट बाय पॉइंट सिखाई है तुम लोगों को, है ना, कि वेवलेट रे जो है वो हमेशा वेवलेट के परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है, वेव फ्रंट वगैरह सारी बातें बता चुका हूं। तो अब इसमें से एक रे हम लोग यहां निकलती हुई मान लेते, इधर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और एक रे दूसरी इस पॉइंट पे मान लेते हैं। क्या करेंगे, वही वाईडीएससी वाला फंडा, अरे वही वही सेम टू सेम वाईडीएससी वाला फंडा मैं लगा रहा हूं, वाईडीएससी वाला फंडा एज इट इज मैं उठा के लगा रहा हूं इस जगह पे। लेक्चर में किसी ने पूछा था कि सर वो एंगल जो है, जो मैंने ऐसा बनाया था, मैं बताता हूं, जेन्युइन सवाल था, अच्छा लगा मुझे, आप में से किसी ने पूछा था वो चैट में, किसी ने ये पूछा था कि सर 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 जो एंगल है, जो एंगल है, जैसे मान लो कि इसको आप S2 कह देते हो, सोर्स 1 कह दिया इसको मैंने, इसको सोर्स 2 कह दिया, इस पॉइंट को मैंने P कह दिया। तो किसी ने ये पूछा था कि सर सेंट्रल लाइन से आपने एक लाइन बना दी, सेंट्रल पॉइंट से आपने एक लाइन बना दी, मैंने कहा हाँ बेटा बना दी, ये रही वो। फिर किसी ने ये बोला कि सर जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, मैंने कह दिया बेटा ये S2 है, ये S1 है, ये पॉइंट P है। तो हम क्या करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस है इनके बीच का डेल्टा एक्स, वो है S2P माइनस S1P, डेल्टा एक्स है S2P माइनस S1P, बहुत बढ़िया, इतनी बात मैंने मान ली, इतनी बात पे टिक लगा दिया। फिर मैंने ये कहा कि देखो ये एंगल थीटा है, मैंने कहा देखो ये जो एंगल है, इतना एंगल, इतना एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। कारण क्या बोला था मैंने कि जो एंगल्स में हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो बहुत छोटे हैं, ये थीटा है तो नियरली ये भी थीटा होगा। इसका रीजन मैंने सिर्फ क्या कहा था कि एंगल जो है दैट्स वेरी 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 स्मॉल, और यहीं से अप्रोक्सीमेशन मैंने हमेशा ये लिया है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो नियरली बराबर होगी टेन थीटा के, और वो नियरली बराबर होगा थीटा के, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पे दो साइड से निकल के इंटरफेरेंस हो रहा है, और हमको वही चर्चा करनी है कि किसी जनरल पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा, यही चर्चा हमको करनी है। ये जो लोकेशन है y, इस पे क्या मिलेगा, समझते हैं, ठीक है। अब सर ये डिस्टेंस जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी, आइए जरा समझ। हम बात कर रहे हैं कि यार जो सेंट्रल रीजन है, जो बिल्कुल बीच का रीजन है, वहां पे क्या मिला है आपको, वहां पे तो आपको मैक्सिमा मिला है। जो बिल्कुल सीधा सीधा रीजन है जहां पे से लाइट अनडिफ्लेक्टेड चली गई, वहां पे तो आपको मैक्सिमा मिला। लेकिन किसी रैंडम पॉइंट पे हमको क्या मिल रहा है, ए बी इज द स्लिट ऑफ विड्थ ए। पहला ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्लिट है उसकी विड्थ आपने ए कह दी, इंस्टेड ऑफ स्मॉल डी हम यहाँ पे ए कह रहे हैं, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट ए बी, secondary wavelets coming from every part of AB reach the axial point O on same phase forming central maxima। इस बात को आप बिल्कुल सीधी तरह से ये समझ सकते हैं कि भाई साहब S1 से सामने, S2 से सामने जो भी वेव्स जा रही हैं, जो भी रेस जा रही हैं, वो क्या फॉर्म कर रही है, वो मैक्सिमा फॉर्म कर रही है। क्यों, क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है। S1 से यहां एक पॉइंट इधर इमेजिन कर लो, S1 से ये एक लाइन ज्वाइन करो, S2 से ये एक लाइन ज्वाइन करो, कोई पाथ डिफरेंस, कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो सेंटर पे तो बन रहा है क्या, सेंटर पे तो बन रहा है मैक्सिमा,
सेंटर पे बन रहा है क्या, सेंटर पे बन रहा है मैक्सिमा। ठीक है, मान ली इतनी बात। द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम इन दिस डिफ्रैक्शन। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, मान ली। थीटा एन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा, nth मिनिमा। पाथ डिफरेंस जो होगा nth मिनिमा के लिए किसी x डिस्टेंस पे कितना होगा, जैसे मान लो कि ये डिस्टेंस को आपने a कह दिया, इतनी डिस्टेंस को यदि आपने a कह दिया, ठीक है, तो आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटीनियस। अपोजिट कितना है, डेल्टा एक्स, और हाइपोटीनियस कितना है, a है। तो क्या बन गया इधर, क्या बन गया इधर, डेल्टा एक्स इक्वल टू, बोलना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a साइन ओवर थीटा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a साइन ओवर थीटा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a साइन थीटा, ये बात आपने बता दी। अब देखिए, जो सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट होगा YDSC में, YDSC में जो एक डिफरेंस क्रिएट होगा YDSC में और डिफ्रैक्शन में, वो ये है कि अगर आप nth मिनिमा की बात कर रहे हैं, अगर आप nth मिनिमा की बात कर रहे हैं, एक ब्लैंक पेज क्वेश्चन डाल, ब्लैंक पेज यहाँ करते हैं, ठीक है, सुनिए, अगर आप किसी nth मिनिमा की बात कर रहे हैं, nth मिनिमा, तो आप क्या लिख देंगे, तो आप लिख देंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a साइन ओवर थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ये क्या मिल गया आपको, ये कंडीशन मिल गई nth मिनिमा की, ये कंडीशन आपको मिल गई nth मिनिमा की, ये कंडीशन आपने लिख दी nth मिनिमा की। ओके, एंगल अगर छोटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, एंगल अगर छोटा है तो साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं थीटा, और यहां से आपने लिख दिया a टाइम्स ऑफ थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ लैम्डा, यानी थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाई a। n की अलग अलग वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आपको ये अलग अलग एंगुलर पोजीशंस मिल रही हैं, आपको मिल गया है ये क्या, आपको मिल गई हैं एंगुलर पोजीशंस। क्या लिखा आपने यहाँ पे, a साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, और इसको आपने लिख दिया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a साइन थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ओके, दिस इज nth मिनिमा, nth मैक्सिमा की हम लोग बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दी nth मैक्सिमा। पहली बार में आपने क्या कहा, आपने थीटा की वैल्यू बता दी कि ये अलग अलग थीटा की वैल्यूज है, n की वैल्यूज रखते जाओ, आपको थीटा की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, जहां पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए, when the path difference between the secondary wavelets coming from A and B is n lambda, या तो 2n लैम्डा या तो 3n लैम्डा, या तो मैं ऐसा कह लूं कि इवन मल्टीपल्स ऑफ लैम्डा बाई 2, तब कंडीशन होगी आपके सामने मिनिमा की। यही तो बात लिखी हमने यहाँ, यही तो बात हमने लिखी है यहाँ, अरे भाई यही तो बात हमने लिखी है यहाँ पे। ये क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसा लिख दो, या तो आप ऐसा कह दो कि 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर आपने 2n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 लिख दिया तो भी आपने यही लिखा है, n लैम्डा लिख दो, 2n लैम्डा बाई 2 लिख दो, एक ही तो बात है यार, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, ये कंडीशन आपके सामने आ गई किसकी, ये कंडीशन आपके सामने आ गई मिनिमा की। थीटा की आपने अलग अलग वैल्यूज बता ही दी। अब अगर ये कंडीशन को आप लोग ध्यान करें तो ये किसकी थी, ये YDSC में मैक्सिमा की कंडीशन थी, वो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन है, इस तरह से आप याद रख सकते। तो यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन क्या बन जाएगी, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, क्या बन जाएगी, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन में,
यहाँ पे लिख देते हैं कंपैरिजन में कि जो डेल्टा एक्स है YDSC में क्या होता था मिनिमा के लिए n लैम्डा, ये मैक्सिमा के लिए है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 2n+1 लैम्डा बाई 2। बहुत बढ़िया, इसको आपने लिख दिया a साइन ओवर थीटा इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। छोटे एंगल के लिए साइन थीटा बराबर थीटा, तो a इंटू थीटा को आपने लिख दिया 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू आपने दे दी, थीटा की वैल्यू आपने यहाँ पे से कंपेयर करके दे दी 2n+1 लैम्डा बाई 2। ओके, ठीक, क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया, here we go। और मैक्सिमा a साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। एन की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो आपको कंडीशन मिलेगी फर्स्ट मैक्सिमा की। मैं फर्स्ट मैक्सिमा से मेरा मतलब सेंट्रल वाला नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूँ मैं, सेंट्रल मैक्सिमा अलग चीज है, फर्स्ट मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा। सेंटर पे ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो 2-3 पैटर्न के बाद, 2-3 फ्रिंज के बाद तो निपट जाएगा ये, ठीक है। चलिए चर्चा बढ़ाते हैं आगे, चर्चा बढ़ा दी जाए आगे। कैसा आपको इंटेंसिटी कर्व दिखेगा? ऐसा दिखेगा, सेंटर पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, जिसके बाद इंटेंसिटी ट्रिमेंडसली ड्रॉप करेगी। सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसके बाद इंटेंसिटी ट्रिमेंडसली ड्रॉप करेगी, और 2-3 फ्रिंजेस के बाद पूरा पैटर्न निपट जाएगा। यदि हम लोग चर्चा करें इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन दी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस हमने ये बात की कि यार दो सेपरेट सोर्सेस चाहिए कोहेरेंट, दो सोर्सेस चाहिए कोहेरेंट, और यहाँ पे सेम सोर्सेस है, सेम स्लिट से, एजेस से भी डिफ्रैक्ट होकर पैटर्न मिल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण डिस्कशन है कि द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज इज इंटरफेरेंस। जबकि अगर आप डिफ्रैक्शन की बात करें तो वो क्या बन जाएगा? वेव्स आर कमिंग फ्रॉम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, अलग अलग वेव फ्रंट्स, सेम वेव फ्रंट। इंटरफेरेंस पैटर्न, ऑल द ब्राइट लाइंस आर इक्वली ब्राइट एंड इक्वली स्पेस्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पे आपने इंटेंसिटी का जो कर्व बनाया था वो कुछ ऐसा बनाया था, ऐसा देखो, सारी ब्राइट जो है वो बराबर बराबर इंटेंसिटी की थी, बराबर बराबर स्पेसिंग पे थी, हाँ या ना? ऐसी बात करी थी हम लोगों ने कि नहीं करी थी? बिल्कुल करी थी। और यहाँ पे कैसा बनाया हमने? यहाँ पे ऐसा बनाया कि यार एक बार तो मैक्सिमा मिल गया, फिर थोड़ी थोड़ी देर में बिल्कुल निपट गया ये मैक्सिमा, फिर एकदम गया। All bright lines are not equally bright and not equally wide. Brightness and width goes on decreasing. ठीक? All dark lines are totally dark. Dark lines are perfectly dark. Their contrast with bright lines and width goes on decreasing. In not आएगा यहाँ. Dark lines are not perfectly dark. ठीक है? उनका contrast कम होता जाता है. Interference bands are large in number. और ये कुछ ही बैंड होते हैं, गिनती के 2-4 के बाद निपट जाता है, बता चुका हूं मैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रल विड्थ ऑफ मैक्सिमा, जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितनी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा आने वाली लाइट की वेवलेंथ पे, और इसको हम लिखते हैं W प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा जैसे रेड के लिए ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाइट, सॉरी एज कम्पेयर टू ब्लू, तो रेड के लिए ज़्यादा वाइड सेंट्रल मैक्सिमा दिखेगा आपको। ओके, तो यू कैन से विड्थ ऑफ रेड इज ग्रेटर बिकॉज द लैम्डा इज ग्रेटर। फॉर ऑब्टेनिंग फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस L2 is used width proportional to lambda, focal length proportional to 1 by lambda, width will be more for narrow slit। जितनी आप नैरो स्लिट रखेंगे उतनी ज़्यादा आपको width देखने को मिलेगी, ठीक है। बेसिक पॉइंट है, इनको बाद में देख लेना। अब ये डिस्कशन के बाद एक सवाल सिर्फ आपको दे रहा हूं मैं होमवर्क का, एक सवाल सिर्फ मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क का, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, ये सवाल करके चैट में आंसर दो। कल के सेशन में हम लोग डिस्कशन बढ़ाने वाले हैं पोलराइजेशन, न्यूमेरिकल्स ऑन डिफ्रैक्शन,
ब्रूस्टर्स लॉ और कुछ बची हुई इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। और उसके बाद वाले सेशन से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दें। मॉडर्न फिजिक्स खत्म होने पे डेरिवेशंस और पीवाईक्यूज स्टार्ट कर दें। सिर्फ एक सवाल दे रहा हूँ, आसान सा सवाल है। लैम्डा दे के रखा है लाइट का, प्लेंट नॉर्मली ऑन द स्लिट विड्थ दे के रखी है, फाइंड आउट द एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकंड मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल मैक्स। सरल सा सवाल है। अगले सेशन में सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के आंसर्स चैट में, ठीक है। कमेंट सेशन में इसके आंसर्स मिलने चाहिए, भले गलत दो कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देना है। ओके, होमवर्क आपको बता चुका हूँ क्या है, NCERT गो थ्रू करना है और न्यूमेरिकल्स आप लोग रीसॉल्व करते रहो। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी लोगों के टाटा बाय, थैंक यू।